हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री नॉलेज प्लस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एग्रोनॉमी की ब्रह्मास्त्र सीरीज। दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे फील्ड क्रॉप्स में ज्वार यानी कि सॉर्गम को कराया जा चुका है। आज हम लोग सेकंड क्रॉप देखेंगे जो कि है बाजरा यानी कि पर्ल मिलेट। दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराया जाएगा जो कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होंगे। दोस्तों, इस सेशन में पर्ल मिलेट यानी बाजरा के उन समस्त प्रश्नों को कवर किया जाएगा जो कि अब तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो आइए जीत की जंग एग्री नॉलेज प्लस के संग, इसी के साथ में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, बाजरा का वानस्पतिक नाम यानी कि पर्ल मिलेट का वर्टिकल नेम आप लोगों को बताना है। क्या होगा? पेनिसेटम ग्लाउकम, बी सॉर्गम बाइकॉलर, या सी पेनिसेटम टाइफोडियम, या फिर डी बोथ एंड सी। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग डी दे रहे हो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। क्या होगा दोस्तों? डी होने वाला है इसका राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों पेनिसेटम ग्लाउकम जो है ये इसका न्यू नेम है, ये जो है इसका न्यू नेम है, और ये ओल्ड नेम है पेनिसेटम टाइफोडियम। दोस्तों ओल्ड नेम, ठीक है। ये दोनों अभी पूछे जा रहे हैं। किसी परीक्षा में पेनिसेटम ग्लाउकम लिख के आता है, किसी परीक्षा में पेनिसेटम टाइफोडियम लिख के आता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बोथ ए एंड सी, यानी पेनिसेटम ग्लाउकम न्यू नेम है और पेनिसेटम टाइफोडियम जो है इसका ओल्ड नेम है। आप लोग ध्यान रखेंगे पर्ल मिलेट के ये दोनों वानस्पतिक यानी बॉटिकल नेम है। दोस्तों आइए बाजरे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों बाजरा जो होता है इसकी फैमिली जो है दोस्तों, फैमिली कौन सी होती है? पोएसी। कौन सी फैमिली है? पोएसी है। आप लोग ध्यान रखेंगे ग्रेमनी कुल जो था उसी का नया नाम क्या है? पोएसी, ठीक है। पोएसी फैमिली है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्रोमोजोम नंबर की बात करें, 2n = होता है 14। इसका जो गुणसूत्र संख्या इसकी होती है बाजरे की वो होती है 14। इसी प्रकार दोस्तों बार्ले यानी जौ की भी गुणसूत्र संख्या 14 होती है। और मक्का की बात कर लें तो मक्का में गुणसूत्र संख्या जो होती थी 20 होती थी, और ज्वार की भी 20 होती थी। तो इस तरह से आप लोगों को 4 फसलों की गुणसूत्र संख्या पता चल गई। दोस्तों ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स में मन में अक्सर दोस्तों ये सवाल उठता है कि हम क्रोमोसोम नंबर कैसे याद करें। दोस्तों इन जो सेशन हम लोग ये सेशन करवाएंगे, इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को तमाम जो क्रॉप्स हैं उनके गुणसूत्र संख्या हम आप लोगों को बिल्कुल लर्न करवा देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों और एक यहाँ पे बात, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वहाँ पे उस पॉइंट के ऊपर चर्चा कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलरस या मिलेट किसका उपनाम है? वीट का, सॉर्गम का, बार्ले का, या पर्ल मिलेट का? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बलरस मिलेट किसका उपनाम है? वीट का, सॉर्गम का, बार्ले का, या फिर पर्ल मिलेट का? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा पर्ल मिलेट। क्या होगा दोस्तों? पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा को अन्य नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। इसे डार्क मिलेट, बलरस मिलेट, ठीक है। इसके अलावा स्पाइक्ड मिलेट, ठीक है। इस तरह से इसके कई उपनाम हैं जिन नामों से इसको दोस्तों जाना जाता है। बाजरा को दोस्तों गरीबों का मुख्य भोजन, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि गरीबों का मुख्य भोजन किस सीरियल्स को कहा जाता है? तो गरीबों का जो मुख्य भोजन होता है दोस्तों, गरीबों का मुख्य भोजन, तो आप लोग ध्यान रखेंगे गरीबों का मुख्य भोजन जो होता है वो बाजरे को कहा जाता है मुख्य भोजन, ठीक है। और दोस्तों इसे कैट टेल मिलेट के नाम से भी जाना जाता है, कैट टेल मिलेट, ठीक है। डार्क मिलेट हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, स्पाइक्ड मिलेट हो गया, कैट टेल मिलेट हो गया, बलरस मिलेट हो गया, और इसे गरीबों का मुख्य भोजन भी कहा जाता है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, सभी खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक वसा प्रतिशत किसमें पाया जाता है? वीट में, सॉर्गम में, मेज में, या पर्ल मिलेट में? आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक वसा प्रतिशत किसमें पाया जाता है? वीट में, सॉर्गम में, मेज में, या पर्ल मिलेट में? दोस्तों एक कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग इसे ध्यान से देखना और इसका जवाब देना है आप लोगों को।
कई एग्जामों में पूछा गया है कि सभी खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक वसा प्रतिशत किसमें पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पर्ल मिलेट। दोस्तों पर्ल मिलेट में जो वसा परसेंटेज पाया जाता है, यानी फैट का जो परसेंटेज होता है, फैट परसेंटेज जो होता है वो होता है दोस्तों 5%। कितना होता है दोस्तों? 5%। और इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स की भी मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है। ठीक है, मिनरल्स की मात्रा भी बाजरे में सर्वाधिक होती है, जो कि होती है 2.7%। ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। फैट परसेंटेज जो होता है 5% होता है, मिनरल्स जो होता है वो भी सर्वाधिक होता है खाद्यान्न फसलों में 2.7%। ठीक है, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, बाजरे की सामान्य बीज दर कितनी होती है? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बाजरा यानी पर्ल मिलेट की आपको सीड रेट बतानी है कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सीड रेट जो होती है बाजरे की वो कितनी होती है? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये सामान्य सीड रेट होती है दोस्तों। ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो बाजरे की सीड रेट होती है, ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो सीड रेट होती है बाजरे की वो होती है दोस्तों 2 किलोग्राम। ठीक है, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं पे दोस्तों बात करें मिक्स्ड क्रॉपिंग की, यदि मिक्स्ड क्रॉपिंग के रूप में बाजरे की खेती कर रहे हैं हम लोग, तो दोस्तों इसकी सीड रेट होती है 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, यदि मिक्स्ड क्रॉपिंग के रूप में हम बाजरे की खेती कर रहे हैं तो दोस्तों 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और ट्रांसप्लांटिंग में कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग के रूप में दोस्तों ये रोपाई कर रहे हैं तो इसके लिए 2 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। और वहीं पे बात करें क्षेत्रफल जो होता है 500 से 600 वर्ग मीटर, नर्सरी के लिए जो क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है 500 से 600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर खेत के रोपाई के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं 8 से 12 किलोग्राम जो दिया गया है दोस्तों, ये किसका है? ये है ज्वार का। ज्वार यदि सीड पर्पज़ के लिए उगा रहे हैं तो ज्वार में जो सीड रेट होगा वो 8 से 12, और ये फोडर पर्पज़ के लिए होता है दोस्तों। फोडर यानी कि चारे के लिए जो होता है, फोडर पर्पज़ के लिए 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ज्वार के लिए सीड रेट की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बाजरा जो होती है ये किस सीजन में इसकी बुआई की जाती है? दोस्तों ये उत्तर भारत में जो होता है बाजरा किस सीजन में बोया जाता है, आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, यानी कि खरीफ में। जून यानी कि जून का अंतिम पखवाड़ा और जुलाई के प्रथम पखवाड़े में इसकी बुआई की जाती है। और दक्षिण भारत में दोस्तों ये जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में इसकी बुआई जो होती है वो रबी के सीजन में की जाती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये उष्ण जलवायु की फसल है। बाजरा जो है मुख्यतः उष्ण जलवायु नहीं, ट्रॉपिकल रीजन की फसल है। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, देखते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, बाजरे के लिए कितनी वर्षा पर्याप्त होती है? 25 से 50 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर, 80 से 100 सेंटीमीटर, नन ऑफ दिस। यहाँ पे दोस्तों लिखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इसका जवाब दे रहे हैं ए, वो बिल्कुल सही है। दोस्तों जो बाजरे के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है वो 250 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। दोस्तों बाजरे की जो फसल होती है सर्वाधिक खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक सूखे के प्रति सहिष्णु होती है, यानी कि ये ज्वार से भी ज़्यादा सहिष्णु होती है बाजरे की फसल। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ज्वार से भी ज़्यादा टॉलरेंट है किसकी फसल? बाजरे की। और इसके लिए जो वर्षा की मात्रा की आवश्यकता होती है वो 250 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर। वहीं पे ज्वार के लिए अगर बात की जाए, ज्वार के लिए जो होती है वो होती है 40 से 60 सेंटीमीटर, यानी कि 400 से 600 मिलीमीटर। ठीक है, ज्वार के लिए पर्याप्त वर्षा होती है वो 400 से 600 मिलीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ज्वार से भी ज़्यादा टॉलरेंट है सूखे के प्रति कौन सी? बाजरे की क्रॉप। आप लोग ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बाजरे की फसल के लिए रोपाई विधि किसके द्वारा विकसित की गई है? EM ईस्ट एंड GS सुल। सेकंड नंबर है बी डॉक्टर सुरिंदर के वसल, सी DF जोन्स, डी डॉक्टर RC गौतम। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बाजरे की फसल के लिए रोपाई विधि किसके द्वारा डेवलप की गई है, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग मेथड जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया, आप लोगों को बताना है बाजरे का। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग दे रहे हैं डी ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होने वाला है डी, डॉक्टर RC गौतम ने ट्रांसप्लांटिंग मेथड जो था दोस्तों वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? डॉक्टर RC गौतम के द्वारा। दोस्तों अभी मैंने बताया था ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो सीड रेट की आवश्यकता होती है वो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जो क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है 500 से 600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए। ठीक है, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट लगता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, और ये जो मेथड था वो डॉक्टर RC गौतम के द्वारा डेवलप किया गया था। आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और भी चीज़ें जो दी गई हैं। डॉक्टर EM ईस्ट एंड GS सुल। दोस्तों EM ईस्ट एंड GS सुल ने सिंगल क्रॉस टेक्निक, मक्के में जो मक्का था दोस्तों, मक्का में सिंगल क्रॉस टेक्निक के जो जनक थे, टेक्निक के जनक जो थे वो कौन थे? EM ईस्ट एंड GS सुल। डॉक्टर सुरिंदर के वसल जो थे दोस्तों, इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था मेज पर कार्य करने के लिए। दोस्तों इनको वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया था। वहीं पे DF जोन की बात करें दोस्तों तो इन्होंने डबल क्रॉस टेक्निक निकाली थी। जो मक्का था, मक्के में डबल क्रॉस टेक्निक जो डेवलप की थी वो DF जोन्स के द्वारा, और EM ईस्ट एंड GS सुल के द्वारा सिंगल क्रॉस टेक्निक डेवलप की गई थी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर। विश्व में बाजरे के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? विश्व में दोस्तों आप लोगों को बताना है बाजरे के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? भारत का है, चीन का है, USA का है, जापान का है? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व में बाजरे के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? भारत का है, चीन का है, USA का है या जापान का है? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होने वाला है भारत। क्या होगा दोस्तों? भारत होगा। बाजरे के उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का है। दोस्तों ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, बाजरे के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है दोस्तों? भारत का है। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वहीं पे बात कर लें भारत में दोस्तों प्रथम स्थान जो है, भारत में क्षेत्रफल व उत्पादन में प्रथम स्थान जो है, प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का। विश्व में तो प्रथम स्थान भारत का है उत्पादन में दोस्तों, लेकिन अगर भारत में बात करें तो भारत में उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में प्रथम स्थान राजस्थान का है। आप लोग ये चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन किस तापमान पर होता है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होने वाला है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो बाजरे के लिए यानी कि वृद्धि के लिए दोस्तों, बाजरे की वृद्धि के लिए उपयुक्त जो टेम्परेचर होता है, उपयुक्त टेम्परेचर जो होता है दोस्तों, उपयुक्त टेम्परेचर जो होता है वो होता है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात की जाए तो दोस्तों 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन देखा गया है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड गेहूं के अंकुरण के लिए जो न्यूनतम टेम्परेचर, गेहूं के यानी वीट के जर्मिनेशन के लिए जो न्यूनतम टेम्परेचर होता है दोस्तों 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं पे दोस्तों धान की बात की जाए तो धान के लिए दोस्तों 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है न्यूनतम टेम्परेचर।
न्यूनतम टेम्परेचर की मैंने बात की, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सभी खाद्यान्न और मोटे अनाज वाली फसलों में सूखे की प्रति सर्वाधिक टॉलरेंट फसल कौन सी है। ये क्वेश्चन अभी शायद आगे हमने बताया भी है। सभी खाद्यान्न और मोटे अनाज वाली फसलों में सूखे की प्रति सर्वाधिक टॉलरेंट फसल कौन सी है। ज्वार की है, मक्का की है, बाजरा की है, रागी की, बताइए दोस्तों। इसके बारे में हम बता भी चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है बाजरा। बाजरा की जो क्रॉप होती है वो सूखे के प्रति सर्वाधिक टॉलरेंट होती है, यानी कि सूखे के प्रति सर्वाधिक सहिष्णु क्रॉप होती है किसकी, बाजरे की, ठीक है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बात कर लेते हैं, जो इसका पुष्प कर्म होता है यानी कि इनफ्लोरेसेंस होता है, बाजरे का पुष्प कर्म जो होता है दोस्तों वो बताइए आप लोग क्या होता है, कंपाउंड स्पाइक। कंपाउंड स्पाइक, ठीक है। बाजरे का जो पुष्प कर्म होता है कंपाउंड स्पाइक होता है। ज्वार का जो था वो दोस्तों पेनिकल था, और धान का भी क्या होता है, पेनिकल होता है। आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरे में ब्रेस रूट कहां से निकलती हैं। भूमि के अंदर से, सबसे ऊपरी इंटरनोड पर, सेकेंड एंड थर्ड इंटरनोड पर, या फोर्थ इंटरनोड पर, आप लोग बताएंगे। ब्रेस रूट जो होती हैं वो कहाँ निकलती हैं दोस्तों। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ब्रेस रूट को दिखाया गया है इमेज में, ठीक है। ये होती हैं ब्रेस रूट। ये क्या करती हैं दोस्तों, पौधों को गिरने से बचाती हैं, यानी कि उनको क्या करती हैं दोस्तों, सहारा प्रदान करती हैं। ब्रेस रूट जो होती हैं पौधों को सहारा प्रदान करती हैं। और ये निकलती कहाँ से हैं, इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों सी, सेकेंड एंड थर्ड इंटरनोड से, यानी कि दूसरे और तीसरे इंटरनोड से। इंटरनोड दोस्तों क्या होते हैं, ये दो गांठों के बीच का जो भाग होता है ये दोस्तों इंटरनोड कहलाता है, ठीक है। ये होता है इंटरनोड। तो दूसरे और तीसरे इंटरनोड से दोस्तों क्या निकलती हैं, ब्रेस रूट निकलती हैं। ये पौधों को क्या करती हैं दोस्तों, सहारा प्रदान करती हैं। इन्हीं को दोस्तों प्रॉप रूट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, प्रॉप रूट के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। ये पौधों को क्या करती हैं, सपोर्ट प्रदान करती हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, संकर बीज उत्पादन के लिए बाजरे में प्रयुक्त नरबंध जीन यानी कि मेल स्टाइल जीन को बताना है, या फिर किस्म कौन सी है। इसमें से बताना है मेल स्टाइल जीन या किस्म कौन सी है दोस्तों। वही जीन है और वही किस्म भी है, आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, टिप्ट 23A1, टिप्ट 60, HB1, HHB। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा टिप्ट 23A1 जीन। यही इसकी जीन भी है और यही इसकी किस्म भी है जो प्रथम डेवलप की गई थी, मेल स्टाइल वैरायटी, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ज्वार में जो थी फर्स्ट मेल स्टाइल वैरायटी जो थी ज्वार में यानी कि सोरगम में, ठीक है, वो कौन थी, सोरगम में टिप्ट 60। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बाजरे में टिप्ट 23A1 और ज्वार में जो थी वो मेल स्टाइल जीन यानी कि वैरायटी जो थी वो टिप्ट 60 थी, ठीक है। यही जीन जो होती है टिप्ट 60 ये उत्तरदायी होती है नरबंधता के लिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। और नरबंधता दोस्तों क्यों अपनाई जाती है, संकर बीज उत्पादन में दोस्तों इसको अपनाया जाता है, ठीक है। और HB1 आप लोगों को पता होगा ये जो किस्म है ये बाजरे की पहली संकर किस्म है HB1, ठीक है। और HHB जो थी दोस्तों HHB ये दोस्तों कहाँ से डेवलप की गई थी, HHB बताइए।
HB1 जो थी ये दोस्तों 1965 में निकली थी। और कहाँ से निकली थी दोस्तों, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से डेवलप की गई थी HB1। कभी कभी सत्र भी पूछ लिया जाता है। और HHB जो वैरायटी है ये दोस्तों IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से डेवलप की गई है HHB। ठीक है, ये महत्वपूर्ण वैरायटीज़ हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये HB1 के बारे में थोड़ा और देख लीजिए दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये किसके क्रॉस से उत्पन्न हुई थी, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो थी टिप्ड 23A1 और किसके क्रॉस से थी, बिल 3B टिप्ड 23A1 और बिल 3B के क्रॉस से HB1 वैरायटी निकली थी जो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के द्वारा डेवलप की गई थी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में बाजरे में डाउनी मिल्ड्यू रोग का कारक कौन सा है। बाजरे में डाउनी मिल्ड्यू रोग का कारक दोस्तों आप लोगों को बताना है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, कैल्वीसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस, एस्ट्रेगा हार्मोन्थिका या फिर नन ऑफ दीज। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होने वाला है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। क्या होगा दोस्तों, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। कैल्वीसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस की बात कर लें दोस्तों, कैल्वीसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस जो होता है ये क्या होता है दोस्तों, अर्गट, बाजरे का जो अर्गट होता है, अर्गट डिजीज, बाजरे की जो अर्गट डिजीज होती है वो उसका रोग कारक है कैल्वीसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस। वहीं पे अब स्ट्राइगा की बात कर लें दोस्तों, जो स्ट्राइगा होता है दोस्तों ये पैरासाइटिक वीड है, पैरासाइटिक वीड है। जो ये मिलेट्स होती हैं, बाजरा है, मिलेट्स है, बाजरा है, सोरगम है, इसके अलावा राइस, इन सभी का जो होता है पार्शियल रूट पैरासाइट वीड जो होता है वो होता है स्ट्रेगा। ठीक है, इसे पर्पल विच वीड के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पर्पल विच वीड के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे जो कुछ करेक्टर इमेज में दोस्तों ये दिखाए गए हैं, जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला होता है डाउनी मिल्ड्यू, इसमें पत्तियों पर दोस्तों फफूंद तो जम ही जाती है, साथ ही साथ धब्बे भी पड़ जाते हैं पत्तियों पर, और जो संरचना होती है पुष्पकर्म की कुछ इस तरह से हो जाती है। ठीक है, उस पर पत्तियाँ निकल आती हैं पुष्प पे। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कैल्वीसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस अर्गट डिजीज जो होती है ये काफ़ी भयानक डिजीज होती है दोस्तों। इसमें एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो कि कीटों को आकर्षित करता है। ठीक है, कैल्वीसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस यानी अर्गट डिजीज बाजरे की होती है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसका रोग कारक भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।